नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अक्सर ये दावा करता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसे 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने का न्योता दिया था। वो ये भी दावा करता है कि नेहरू उसके अनुशासन से बहुत प्रभावित थे और उसकी तारीफ भी उन्होंने की थी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में ऐसा है? क्या सचमुच में पंडित नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का न्योता दिया था? या इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि आखिरकार संघ इस तरह के दावे बार-बार क्यों करता है? जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार प्रोफेसर पुनियानी, आपका स्वागत है एक बार फिर से थोड़े लंबे अंतराल धन्यवाद। के बाद। मेरा सीधा-सा सवाल है। सवाल ये है कि क्या पंडित नेहरू जैसा आदमी जो आरएसएस को बिल्कुल बुरी तरह से नापसंद करता था, उसे एक तरह से कहें कि देश विरोधी, समाज विरोधी संगठन के तौर पर देखता था। जी। वो क्या गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को आमंत्रित करेगा कि आइए आप हिस्सा लीजिए? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है। इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो पंडित नेहरू का मूल्यांकन आरएसएस के बारे में क्या था वो है, और दूसरा इससे मैं अपनी बात कहने के पहले ये शुरुआत कर दूँ कि इसके बारे में 2 चीज़ें हैं जो आरएसएस के दावे को सामने लाती हैं। एक तो रतन शारदा जो आरएसएस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपनी किताब आरएसएस 360 में यही बात लिखी है कि नेहरू इंडो चाइना वॉर के समय, भारत चीन युद्ध के समय आरएसएस के अनुशासन से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने आरएसएस को आमंत्रित किया कि आप रिपब्लिक डे परेड में भाग लें। दूसरा, केरल के जो आरिफ मोहम्मद खान हैं, जो पहले कांग्रेस में थे और फिर अभी आरएसएस में हो गए हैं, वो अभी त्रिशूर में 2022 में आरएसएस के सरसंघ संघ चालक मोहन भागवत को मिलने गए, तो वहाँ उनकी आलोचना हुई कि ये गवर्नर को शोभा नहीं देता कि वो आरएसएस जैसे संगठन को जाकर मिले। तो उन्होंने जवाब में अपने डिफेंस में कहा, अपनी इसमें कहा कि भाई देखिए, ये तो पंडित नेहरू ने भी इनको बुलाया था रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब सच्चाई क्या है? इसमें सच्चाई एक ऐसी चीज़ है और कि है, जी, प्रोफेसर पुनियानी, एक बात और मैं ऐड कर दूं कि जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस जी, के जी, जी, हेडक्वार्टर नागपुर में गए, तब भी ये सवाल उठा। जी, तब भी जी, आरएसएस ने यही डिफेंस दिया कि जब नेहरू जी, हमें बुला सकते हैं तो फिर हमारे हेडक्वार्टर में सही, प्रणब मुखर्जी क्यों नहीं आ सकते? जी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। दूसरा, वास्तव में घटनाएँ क्या हुई? अब 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो उस समय देश में एक आपातकाल की घोषणा की गई। काफ़ी देश मुश्किल के हालात में था। आज़ाद डिफेंस फोर्सेस उतनी मजबूत उस समय नहीं थी कि वो पूरा आसानी से उस लड़ाई को झेल सके। तो उसके बाद 1962 के बाद 1963 का जब रिपब्लिक डे आने वाला था, तो ज़्यादातर हमारी फ़ौज ये सीमा पर थी और डिफेंस मिनिस्ट्री जो ये रिपब्लिक डे परेड का आयोजन करती है, उसके मुखिया डिफेंस मिनिस्टर यशवंत राव चौहान थे। उन्होंने कहा कि इस साल हम रिपब्लिक डे नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारी सेना पूरे बॉर्डर्स पे लगी है, तो उनको बुलाने में बहुत खर्चा आएगा। रिपब्लिक डे मनाएंगे लेकिन रिपब्लिक डे पर परेड नहीं आयोजित करेंगे। हाँ, सही, जी। क्योंकि मुख्य हाँ, रिपब्लिक डे का वो जो वैसे तो मनाया जाता है, पर परेड उसका एक केंद्रीय भाग है, इसलिए मैंने उस प्रकार से कहा। तो आपने दुरुस्त किया, उससे धन्यवाद उसके लिए। तो फिर नेहरू जी ने कहा कि भाई देखिए, रिपब्लिक डे परेड न मनाने का तो कोई कारण नहीं उठता। ये बात आपकी सही है कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, साधन नहीं है और बॉर्डर से सेना को बुलाना सही नहीं होगा। पर हम इस प्रकार से एक अलग प्रकार की परेड मनाएंगे और वो परेड क्या होगी? वो जन परेड होगी। ये जन परेड में हमारे सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ट्रेड यूनियंस और जो एनएसएस और होम गार्ड्स, इनको मिला के हम एक परेड निकालेंगे और इसका जो चार्ज है वो दिल्ली के जो मेयर हैं नूरुद्दीन अहमद, उनको देंगे। तो इसमें ये एक खुले प्रकार का था कि ट्रेड यूनियंस को भी कहा गया कि आप लोग आइए और विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया
तो ये एक जन परेड थी जिसमें करीब 1 लाख लोगों ने भाग लिया। और दूसरे दिन 27 जनवरी को हिंदुस्तान, ये जो अखबार है, उसमें उसके पूरे चित्र आए। और 26 जनवरी के पहले नेहरू जी को किसी कांग्रेसमैन ने कहा कि भाई देखिए, आरएसएस के लोग तो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, मेरठ और आसपास की जगहों से पूरे यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट, कैप लगाकर वो आने की तैयारी कर रहे हैं। तो नेहरू जी ने कहा, भाई ये तो जनता की परेड है, कोई आए तो हम उसको मना नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ ये दावा कर रहे हैं कि ये बुलाने की बात है, तो ये कहा कोई अगर आता है तो हम उसको मना नहीं करते, हमने इसको इग्नोर करना चाहिए। और वो परेड में जो इसके एक वर्जन ये भी है, परेड में जो आरएसएस के कार्यकर्ता आए थे, वो भारतीय मजदूर संघ के रूप में आए थे। ये आरएसएस का एक विंग है जो मजदूरों के बीच में काम करता है। तो भारतीय मजदूर संघ के रूप में पूरे गणवेश में, जो इनको कहते हैं गणवेश, पहले तो हाफ पैंट था, तो उसमें वो पूरे आए। और इसके फोटो इसमें आए, जो हिंदुस्तान में आए, वो उपलब्ध है। तो उसमें बात ऐसी थी, एक मुझे मजे की बात क्या लगी इसका अध्ययन करते समय, इस परेड में पहली बार आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने तिरंगा झंडा हाथ में लिया। क्योंकि 1948 के बाद से, जब से उनकी बदनामी हुई गांधी हत्या में के से मिले जुले होने के कारण, तो उन्होंने तो अपना भगवा झंडा पे काम चालू रखा था। तो पहली बार उन्होंने तिरंगा झंडा हाथ में लिया, ये एक बात है। दूसरी बात है कि वो जब परेड के बाद उन्होंने बहुत जोर शोर से इसका प्रोपेगेंडा किया कि भाई हम जनतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल थे, हमको इनवाइट किया गया था, वगैरह वगैरह। पर किसी ने उनके बारे में ज्यादा ख्याल नहीं किया गया, क्योंकि 1975 के पहले तो उनकी जो लेजिटिमेसी जनता में थी, वो बहुत लो लेवल की थी, इनको काफी खराब माना जाता था। और आरएसएस के कार्यकर्ता खुले रूप से कहते भी नहीं थे कि हम आरएसएस के हैं, वो छुपा छुपी अपना काम करते रहते थे। तो ये है। अब इसमें ये जो मुख्य बात है आपने कही कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नेहरू जी ने हमें बुलाया था। नेहरू जी ने बुलाया नहीं था, ये एक ओपन फंक्शन था। तो एक तो ट्रेड यूनियंस को बुलाया गया था। देखिए, उस समय भारत में ट्रेड यूनियंस काफी मजबूत थी, लेफ्ट ट्रेड यूनियंस हो, इंटक हो, और भारतीय मजदूर संघ तो उस समय बढ़ रहा था। पर अब उसके आधार पे एक बात ये हो सकती है। और दूसरा, वैसे भी अगर कोई अपने गणवेश में आ जाता है, आरएसएस के गणवेश में, तो जैसे नेहरू जी ने कहा, इसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आता है तो उसको भाग लेने दिया जाए, ये उनकी उसमें भूमिका थी। अब दूसरा सवाल आपने जो किया कि आरएसएस हमेशा ऐसा क्यों कहना चाहता है कि इससे ये लोग हमारे साथ आए थे, गांधी जी आए थे, सुभाष चंद्र बोस ने हमको मिलने का ट्राई किया, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें उनके इसमें हैं। मुख्य कारण ये है मुकेश जी कि आरएसएस कभी भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का भाग नहीं रहा है। ये बात तो सबको स्पष्ट है कि हिंदू राष्ट्र की उनकी कल्पना के कारण, और उनका वैसे भी जो भी उनका स्वभाव है, ये कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन का भाग नहीं रहा है। और इसलिए लोग इनको पहले नीची नजर से देखते थे। अब आज तो उनकी ताकत बढ़ गई है, तो ये अपनी लेजिटिमेसी को बढ़ाने के लिए हर समय दावा करते रहते हैं। जबकि वास्तविक कहानियां ये है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने हेडगेवार को मिलने की कोशिश की, तो हेडगेवार ने बीमारी का बहाना बना के उसको अवॉइड किया। क्योंकि सुभाष बोस उस समय आजाद हिंद फौज को जो आयोजित कर रहे थे, तो उनकी इच्छा थी कि आरएसएस के लोग जो हैं, ये आजाद हिंद फौज में आए। तो ये कहाँ से आने वाले, ये तो अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग थे। ये एक कारण है, इसीलिए वो गांधी जी के बारे में भी कहते हैं। जबकि गांधी जी ने इनके शाखा को देखकर एक ही बात कही थी। उनके किसी साथी ने कहा गांधी जी के एंटूरेज में, ये प्यारेलाल की जीवनी से बता रहा हूं मैं, उनके ग्रुप के किसी साथी ने बताया, देखिए ये आरएसएस वाले कितने अनुशासन वाले हैं और कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो गांधी जी का जवाब क्या था कि ऐसा ही अनुशासन जर्मनी में फाशिज्म, नाजियों का, और इटली में फाशिस्ट का था। ये गांधी जी का जवाब था। तो खैर, अब वो है, उनको सबसे सर्टिफिकेट भी चाहिए, सबकी आलोचना भी करते हैं छुपे रूप से, और बाकी तरीके से इनकी बदनामी भी करते हैं। अब जैसे नेहरू जी का देखिए, नेहरू जी का एक तरफ से ये बनाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने हमको बुलाया, और दूसरी तरफ से आज कानाफूसी के माध्यम से
जितनी नेहरू की बदनामी हो रही है उतनी किसी की नहीं बदनामी हो रही। मैं आपको इसमें मजेदार बात बताता हूँ। अभी एक किताब आई है एच पॉप, कभी क्या आपका नजर जाए तो उस पर देखिएगा, एच पॉप। तो उसमें हमारे जो लोकप्रिय गायक हैं वो अभी सांप्रदायिक नफरत की बातों को मुसलमानों के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, गांधी के खिलाफ ये इतने गाने बना रहे हैं कि उसको बस्ती बस्ती गांव गांव तक ले जा रहे हैं। ये बहुत एक हमारे लिए चिंता की बात है। तो आरएसएस की दोहरी राजनीति है। एक तरफ जी से वैधता प्राप्त करने के लिए उनका सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जो ब्रिटिश विरोधी था, उससे अपने दूर रहने की बात को छुपाने के लिए इनसे कहना कि भाई गांधी जी भी आए थे, सुभाष चंद्र बोस भी आए थे, नेहरू भी आए थे, जबकि सच्चाई कुछ और। तो ये बेसिकली उस समय तो मौका नहीं मिला इनको अपने प्रोपेगेंडा का, लोगों को बरगलाने का। लेकिन आज चूंकि इनके पास गोदी मीडिया भी है, तमाम तरह के जी जी। हथियार औजार हैं अपनी झूठ को फैलाने का, तो एक जी झूठ जो था उनके पास पहले से, वो उसको इस तरह से फैलाकर एक वैधता अर्जित करना चाहते हैं। लोगों के जी। दिमागों में डालना चाहते हैं कि नेहरू भी हमसे प्रभावित थे, नेहरू भी हमारी तारीफ करते थे, गांधी भी तारीफ करते थे, सुभाष भी। मतलब हम इतने हमारे बारे में गलत धारणाएं बना दी गई हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम तो सब सर्व स्वीकार्य हैं। ये एक प्रोपेगेंडा का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है जी जी। इस तरह के झूठ बिल्कुल। को फैलाने के पीछे। और इसमें बड़े-बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के फैक्ट चेक नहीं करते हैं कि दरअसल हुआ क्या। जी। तो इसमें एक जोड़ दूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें इंडिया टुडे ने 2022 में एक आरटीआई लगाई थी डिफेंस मिनिस्ट्री पे कि 1963 का जो रिपब्लिक डे परेड था उसमें कौन किस किस ने भाग लिया। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जवाब दिया हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये एक उस प्रकार का संगठन था ही नहीं। ये तो दिल्ली के मेयर को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, डिफेंस मिनिस्ट्री का इससे कुछ लेना देना नहीं था, और ये एक ओपन ग्राउंड था। और तीसरी बात, जहां तक हमारे भारतीय राष्ट्रवादी थे जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सक्रिय थे, उनमें एक भी नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था। वास्तव में अब महात्मा गांधी के तो जीवन में उन्होंने जो भी कुछ किया वो पूरा आरएसएस की नफरत फैलाने की राजनीति के खिलाफ था, और इसी कारण उनको 3 गोलियां अपनी छाती में झेलनी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस भी इनसे निराश हो गए कि ये किसी काम के नहीं है, ये अपने इसमें है। और फिर नेहरू नेहरू तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, क्योंकि नेहरू ने जो फाशीवाद, नाजीवाद का जो अध्ययन किया था, वो क्योंकि उनका अंतरराष्ट्रीय समझ काफी गहरी थी, और उन्होंने कभी भी इस प्रकार के धर्म के नाम के संगठन वाले को कभी भी महत्व नहीं दिया। और तो और भगत सिंह, अब भगत सिंह के बारे में ये अफवाह फैलाते हैं, महात्मा गांधी पे आरोप लगवाते हैं अपने मीडिया के माध्यम से कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। और जब आप भगत सिंह को इसका डिटेल में हम कभी अध्ययन कर बात करें तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को 2 लेटर लिखे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्ताव रखा कि हम ब्रिटिश के इस काम की निंदा करते हैं। इसके उलट वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने भी उस समय भी ये लिखा था। देखिए 1930 में भगत सिंह लिखते हैं कि ये जो धर्म के नाम वाले संगठन है ये देश को बर्बाद करेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में वो ये मैं कहूँगा उनकी हम लोग चालाकी है। इस तरह के एपिसोड कर चुके हैं, हमारे दर्शक अगर देखना जी जी चाहें तो जी क्या जी महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, इस जी पर हम एक सच का जी सामना कर चुके हैं। लेकिन जी मेरा एक अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि नेहरू को ये आरएसएस जो अपनी छवि निर्माण करने की कोशिश करता है, वो इसको इससे जोड़ रहा है कि 1962 में युद्ध हुआ था और हम सरकार के साथ थे और परेड में शामिल हुए थे, और जब भी ऐसी कोई नेशनल क्राइसिस आती है, कैलेमिटी आती है, बाढ़ है, सूखा है, कुछ इस तरह, तो आरएसएस सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो ये एक जो कहते हैं ना कैमोफ्लेज करना, कि हम अपने दुष्कर्मों को छिपाने के लिए कुछ थोड़ा-सा उदारता दिखाने, ये क्या ये इससे ये कोशिश भी इसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है। इसमें मैं ऐड करके ये भी कहूँगा कि ज़्यादातर जो इस प्रकार के संगठन हैं, जो मज़हब के नाम पे नफ़रत की राजनीति फैलाते हैं, संकीर्ण राष्ट्रवाद फैलाते हैं,
क्योंकि मैंने इजिप्ट का वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड है और दूसरे ऐसे सांप्रदायिक लोगों को भी देखा है। इस प्रकार की चैरिटी, सेलेक्टिव चैरिटी, वो अपने धर्म के लोगों को करना चाहते हैं और उसमें अपनी वैधता प्राप्त करने का मामला मुख्य है। अब देखिए, जब पार्टीशन हुआ, पंजाब से इतने हिंदू लोग इधर आए, तो आरएसएस ने उनके बीच में सक्रिय काम किया, सांप्रदायिकता भी बढ़ाई। और जो मुस्लिम वहां से मुस्लिम भी जो उसके विक्टिम्स थे, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। उनके लिए गांधी जी अब अनशन पे बैठे कि भाई मुस्लिम्स की मस्जिदों को मत ऑक्यूपाई करो, ये मत करो। उसका उदाहरण ये लेकर कहते हैं कि देखो, गांधी तो पूरे मुस्लिम परस्त थे, तो इनकी ये जो चैरिटी है वो सेलेक्टिव चैरिटी है और वो अपने असली एजेंडा को छुपाने के लिए है। कि हम देखिए कितने, एक बार ये भागवत जी ने कहा था कि सेना को तैयार होने में तो बहुत वक्त लगता है, हमारे स्वयंसेवक को हम तैयार करना चाहें तो कुछ हफ्तों में हम अपने स्वयंसेवकों को तैयार कर सकते हैं। पर खैर, कभी से स्वयंसेवकों का पराक्रम कभी से बॉर्डर पे तो देखने को नहीं मिलता, उनका पराक्रम कहीं और ही देखने को मिलता है। बिल्कुल। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि नेहरू का रवैया जो आरएसएस के प्रति था, वो इससे भी जाहिर होता है कि गोलवलकर उनसे मिलने की बड़ी कोशिश करते थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो मिले नहीं और एक बार कहीं उनको जमकर डाँट भी लगाई। इसका कुछ ब्यौरा है देखिए, आपके पास? नहीं, डांट लगाई का तो नहीं पता, पर गोलवलकर ये जब आरएसएस पे बंदी लगाई गई तो वो नेहरू से मिलना चाहते थे। तो उस समय तो खैर सरदार पटेल थे जिन्होंने उनको पत्र भी लिखे और उस पत्र में ये भी लिखा कि भाई आपकी नफरत फैलाने के कारण ही महात्मा गांधी की हत्या हुई। पर नेहरू बिल्कुल इसके बारे में स्पष्ट थे कि ये संगठन से मिलने का कोई सवाल नहीं उठता। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, तो इमरजेंसी के बाद जब आरएसएस को बैन किया गया, तो उस समय देवरस इनके सरसंघ चालक थे। उन्होंने 2 बार इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और इच्छा जाहिर की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी की तारीफ भी की, यानी ऊपर से जो मक्खनबाजी कहते हैं वो की। पर इंदिरा गांधी ने उनके पत्रों का जवाब भी नहीं दिया और कभी उनसे मिलने की बात भी नहीं की। नेहरू के बारे में तो इसके बारे में जितनी स्पष्टता नेहरू की थी, शायद नेहरू और मैं कहूँगा इवन उस प्रकार के नेताओं की थी, वो किसी और की नहीं थी। जी, तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा झूठ है। जी, शामिल तो हुए थे लेकिन परेड में शामिल नहीं हुए थे। सिटीजन मार्च था वो, जन जी, मार्च था, उसमें शामिल हुए थे। किसी बुलावे में नहीं गए थे। ये ओपन कॉल था हर नागरिक के करेक्ट, लिए कि जो भी आए शामिल हो जाए और खास तौर पर मजदूर संगठनों को आमंत्रित किया गया था इसमें शामिल होने के लिए। उसमें ये मजदूर संगठन बनकर और आरएसएस की गणवेश में पहुंच गए थे। तो ये एक तरह की कहना चाहिए कि ये धोखाधड़ी भी थी। ये शामिल होना भी एक धोखाधड़ी हाँ, थी कि मतलब आप आड़ ले रहे हैं मजदूर संगठनों का और उद्देश्य कुछ और आपका है। तो ये हुँ। इसका ये पहलू है जिसको हम सबको जानना चाहिए। और कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं तो हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से मज़दूर संगठन, विद्यार्थी, उस समय एनसीसी होता था, आज भी पता नहीं है कि नहीं, है। एनसीसी, होम गार्ड, इन सबको विशेष रूप से निवेदन किया गया था कि आप आइए। तो वहाँ उन्होंने भारतीय मज़दूर संघ वाले जो थे, वो इस प्रकार के गणवेश की तैयारी करके आए। अब वो पता नहीं उसमें भारतीय मजदूर संघ के कितने थे और सीधे-सीधे आरएसएस के कितने थे, हाँ, राइट, ये भी देखें। तो इसका कोई बहरहाल रिकॉर्ड नहीं। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी इस जी, बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।